नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को मजबूत कर रहे होंगे। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे 15 अप्रैल 2024 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर क्लास नोट्स पर। इसके साथ साथ मैं आप सभी के लिए आज लूसेंट जो हमारी बुक है एक जीएस की, उससे संबंधित दो स्पेशल जो हमारे टॉपिक रहेंगे उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़बरदस्त क्लास रहने वाली है, तो सभी साथी इसको पूरा अवश्य देख लेना। मैं आपको दो टॉपिक तो कंप्लीट कराने वाला हूँ, इसके साथ साथ हम लोग अमेरिका भी घूमेंगे, उससे संबंधित जितने भी हमारे फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट उनको देखेंगे और अप्रैल माह के जितने भी हमारे दिवस हैं उनको देखेंगे। तो कुल मिला के हमारी जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग 20 से 25 मिनट की ये वीडियो आप सभी के बहुत काम आने वाली है। अपनी 20 मिनट आप मुझे देना और अपनी स्टडी को, अपनी स्टैटिक जीके को, अपनी जीएस को बहुत मजबूत करने की कोशिश करना। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, करंट अफेयर का पूछा गया है, सी डोम रक्षा प्रणाली क्या है। सी डोम रक्षा प्रणाली आखिरकार ये क्या है और ये किसने तैनात की है। तो आप सभी को याद रखना है कि जो हमारे सी डोम रक्षा प्रणाली है ये इजराइल के द्वारा हाल ही में क्या की गई है, तैनात की गई है। आप समझते हैं कि ये हमारी जो सी डोम रक्षा प्रणाली है तो ये क्या है। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा, अब तक हमने आपको पढ़ाया था आयरन डोम पद्धति, है ना, आयरन डोम पद्धति। ये आयरन डोम जो पद्धति थी ये वायु रक्षा प्रणाली से संबंधित थी। अब इसमें क्या गया, सी मतलब समुद्र, तो ये हमारा हो गया नेवी वर्जन। क्या हो गया, नेवी वर्जन, यानी ये हमारे समुद्र में काम आएगा सी डोम रक्षा प्रणाली। अब ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो स्थापित किया जाएगा एक स्थान है, इलियट नामक स्थान है, यहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा। ठीक है, क्यों किया जाएगा, क्योंकि यमन के जो हूती विद्रोही हैं जो काफ़ी बार क्या कर चुके हैं, इजराइल के जहाज़ों पर हमला कर चुके हैं, तो उनसे रक्षा के लिए इस प्रणाली को क्या किया गया, लॉन्च किया गया है। तो आप सभी को याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ललन टॉप में आपको कराए गए थे। जैसे आयरन डोम पद्धति क्या है, तो वायु रक्षा प्रणाली है किसकी, इजराइल की। इंद्रजाल क्या है, तो ये भारत की वायु रक्षा प्रणाली है इंद्रजाल, जो हमने किससे लिए, इजराइल से ही लिया है। ऐसी समर क्या है, तो वायु रक्षा प्रणाली है ये भी। वसुराज क्या है, ये कम दूरी की जो हमारी वायु रक्षा प्रणाली है उसे वसुराज कहा गया है। थर्ड किसका है, ये तो यूएसए का है। S-400 किसकी है, जिसे हम ट्रायम्फ भी कहते हैं, ये रूस का आपका क्या है, वायु रक्षा प्रणाली है। अब साथियों जैसे कि आपको पता है इजराइल की राजधानी क्या है, जेरूसलम। एक क्वेश्चन आप लोग याद रखना है यहाँ पर कि इजराइल की सीमा कितने देशों से लगती है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो लेबनान से इसकी सीमा लगती है, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके साथ साथ इसकी सीमा लगती है मिस्र से लगती है, ठीक है। इसके साथ साथ सीरिया से इसकी सीमा लगती है, सीरिया से। और एक देश है जिसका नाम है जॉर्डन, इससे भी सीमा लगती है किसकी, इजराइल की। आप सभी को पता है इजराइल ने हाल ही में क्या कर दिया, तो इजराइल ने ईरान के जो एम्बेसी है इस पर क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। और ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ ही समय में ईरान क्या करेगा, इस पर, इजराइल पर हमला कर सकता है। और एक जो हमारा मध्य एशिया वाला जो स्थान है, यहाँ पर एक भीषण युद्ध की संभावना का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। ठीक है, तो लगभग आपका 24 घंटे या कुछ घंटों में ही ऐसी कुछ सूचना मिल सकती है आपको कि ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया है। ठीक है साथियों, तो ये आपको याद रखना है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और इजराइल के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं आपके बेंजामिन नेतन्याहू, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं नफ्ताली बेनेट। यहाँ की एक खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद। क्या नाम है, मोसाद। और यहाँ पर जो लड़ाई चल रही है आप सभी को पता है वो किसके लिए चल रही है, अल-अक्सा मस्जिद के लिए चल रही है। अभी हाल ही में भारत के द्वारा ऑपरेशन अजय कहाँ चलाया गया था, तो भारतीयों को बाहर निकालने के लिए इजराइल में ऑपरेशन अजय चलाया गया था। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि इजराइल जो है इसकी जो मुद्रा है इसका नाम है न्यू सोकल। क्या नाम है इसकी मुद्रा का नाम, न्यू सोकल इसकी मुद्रा का नाम है। ये आपको याद रखना है इजराइल से। ठीक है, इजराइल जो है इजराइल के वेस्ट बैंक पर यहाँ पर क्या है, वेस्ट बैंक है। और इधर ये आपके पश्चिम में क्या है, आपकी गाजा पट्टी है। ठीक है, और यहीं पर आपका क्या है, एक मृत सागर भी है जिसे हम डेड सी कहते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको इजराइल से याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा लूसेंट का जो टॉपिक है जो मैं इसमें आपको कंप्लीट कराने वाला हूं, इस पर नज़र डालते हैं हम लोग। क्योंकि हमारी किसकी बात आई है, ये हमारी बात आई है रक्षा प्रणालियों से संबंधित। तो हमारी भी कुछ रक्षा प्रणाली है, उस पर हम बात करेंगे। देखिए हमारी जो भारतीय परीक्षा पात्र कार्यक्रम है इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार परीक्षाओं में इसके बारे में बहुत ही डीपली क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे आप लोग आर की तैयारी अगर कर रहे हैं और किसी भी पीसीएस लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो वहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो जो भी वनडे एग्जाम वाले साथी हैं मेरे, वो भी इस चीज़ को एक बार जरूर पढ़ लें। और जितने भी मेरे पीसीएस है ना, यूपीएससी और इसके साथ साथ आपका आर की जो तैयारी कर रहे हैं वो साथी भी इस पॉइंट को जरूर देखते जाएँ, क्योंकि यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, सीधे सीधे बनते हैं, क्योंकि भाषा वाले क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए मैं आपको ये पूरी की पूरी भाषा यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, इन्होंने जुलाई 1983 में समेतिक निर्देशित परीक्षा पात्र विकास कार्यक्रम चलाया था।
यानी जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं IGMDP, यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप सभी को पता होगा इसके बारे में। IGMDP प्रोग्राम जो चलाया गया था आपका 1983 में चलाया गया था, और इसी के तहत आपको पता है हमारी 5 बैलिस्टिक मिसाइलों को बनाया गया था। इस कार्यक्रम के संचालन का दायित्व रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को सौंपा गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित परीक्षा पत्रों का जो हमारा संक्षिप्त विवरण दिया गया है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस प्रोग्राम के तहत हमारी 5 जो हमारी मिसाइलें थी इनको बनाया गया था, इनको डेवलप किया गया था। जैसे हमारा पृथ्वी थी, अग्नि थी, त्रिशूल था, नाग था और आकाश था। इस प्रकार से हमारी 5 जो मिसाइल बनाई गई थी उन्हीं के बारे में हम आज थोड़ा सा डीप में जानेंगे, थोड़ा अंदर घुसकर जानेंगे कि ये क्या क्या है ना। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं आपके। जैसे पृथ्वी के अगर हम बारे में जानें तो ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला कम दूरी की बैलिस्टिक एक आपकी क्या है मिसाइल है। पृथ्वी परीक्षापात्र का प्रथम परीक्षण फरवरी 1988 में चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया था। यानी जो हमारी पृथ्वी है इसका पहला परीक्षण 1988 में किया गया था, जो चांदीपुर उड़ीसा में यहाँ से किया गया था। पृथ्वी की न्यूनतम मारक क्षमता कितनी है? 40 किलोमीटर है, तथा अधिकतम मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, कथन दे दिया जाता है, निष्कर्ष दे दिए जाते हैं, और इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्रिशूल की अगर हम लोग बात करें तो त्रिशूल क्या है? यह कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला एक आपका क्या है मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक है, और यह 2 मैक की गति से निशाने को भेज सकती है। यानी जो हमारी ध्वनि की गति होती है उससे 2 गुना तेज ये क्या कर सकती है, किसी भी निशाने को भेज सकती है। और इसकी न्यूनतम जो मारक क्षमता है 500 मीटर, और अधिकतम जो है वो 9 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है त्रिशूल की। और ये कैसी है? तो ज़मीन से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है आपकी। नेक्स्ट बात करें हम लोग आकाश। आकाश क्या है? तो ये ज़मीन से हवा में मार करने वाला मध्यम दूरी का बहुलक्ष्यीय प्रेक्षापात्र है, यानी मिसाइल है हमारा। इसकी मारक क्षमता जो है वो 25 किलोमीटर है। आकाश पहली ऐसी अंतरिक्ष जो आकाश है वो ऐसी पहली भारतीय मिसाइल है जिसके प्रणोदक में राजजेट इसका रामजेट सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। इसकी तकनीकी को दृष्टिगत करते हुए तुलनात्मक जो अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल है उससे इसकी तुलना की गई है। अमेरिकी पैट्रियट जो मिसाइल है इसकी तुलना किससे की गई है? आकाश से की गई है। यह परंपरागत एवं परमाणु आयुध को ढोने की क्षमता रखता है, और इसे मोबाइल लॉन्चर से भी छोड़ा जा सकता है, ठीक है, आकाश को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अग्नि। बहुत इंपॉर्टेंट है अग्नि। अग्नि श्रेणी में 5 जो हमारी मिसाइल हैं, जैसे अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5। अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, और अग्नि 3 की मारक क्षमता 3000 किलोमीटर से अधिक है। इसे 5000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। पनडुब्बी से छोड़े जाने पर अग्नि 3 SL का विकास किया जा रहा है। अग्नि 3 को पाकिस्तान की हफ्त 3 तथा इजराइल की जेरिको 2 की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाती है हमारे लिए क्या? अग्नि मिसाइल। ये 5 हैं, है ना, 1 2 3 4 5। ऐसे आपसे भारत ने 15 नवंबर 2001 को इंटरमीडिएट जो हमारी इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल है जो हमारी अग्नि 4 है, इसका सफल परीक्षण कहाँ से किया था? उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से इसका परीक्षण किया गया था, और इसकी मारक क्षमता कितनी थी? 3500 किलोमीटर इसकी रखी गई थी, ठीक है। इसमें ठोस प्रदोदक से चलता है ये, है ना। इसके 2 चरण हैं और एक इसमें पेलोड है, ये भी आपका रखना है। ये ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है आपकी कौन? अग्नि मिसाइल। थोड़ी सी बातें और हैं अग्नि 5 के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। भारत सरकार यानी भारत द्वारा 19 अप्रैल 2012 को अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया था, ठीक है। इस परीक्षण के साथ भारत की अंतर महाद्वीपीय, है ना, जो हमारा परीक्षा पात्र था जिसे हम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, उस क्लब में शामिल कर लिया गया था हमारी अग्नि 5 मिसाइल को, ठीक है। और जिससे हम यह केवल 5 सदस्य, जिसमें केवल 5 सदस्य जैसे अमेरिका है, रूस है, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम में शामिल हो गया था। हालांकि 5500 किलोमीटर से अधिक मारक दूरी को ICMB, यानी ICMB आप लोग जानते होंगे, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाने के लिए जो भी मिसाइल होती है उसे बोलते हैं ICMB, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल श्रेणी में माना जाता है। लेकिन अग्नि 5 की मारक दूरी इस अंतर्राष्ट्रीय मानदंड से 500 किलोमीटर कम है। कितना? 500 किलोमीटर कम है, ठीक है। जैसे 5500 होनी चाहिए, लेकिन हमारी कितनी है? 5000 ही है केवल। अग्नि 5 की जद में बीजिंग और संघाई सहित अधिकांश जो चीन, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, यूरोप तथा अफ्रीका में कुछ हिस्से आते हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया अग्नि 5 की सीमा से बाहर है, ठीक है। इसलिए सैटेलाइट प्रक्षेपण की क्षमता इसमें अनेक छोटे छोटे मिसाइलों से छोड़ा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लिए अग्नि 5 सैटेलाइट रोडी मिसाइल है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी नाग के बारे में। नाग भी हमारा उसी श्रेणी में शामिल था, IGDMP। यह टैंक रोधी एक निर्देशित हमारी मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। इसका प्रथम सफल परीक्षण सन 1990 में किया गया था, और ये भी क्या है? दागो और भूल जाओ टैंक रोधी मिसाइल है, क्योंकि इसे एक बार दागे जाने के पश्चात पुनः निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब कुछ हमारे इंपॉर्टेंट जो मुख्यालय हैं, संस्थान हैं और उनका स्थापना वर्ष है, ये मैचिंग में आपसे पूछ ले जाते हैं, तो इनको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, आप लोग इसको जानते होंगे, बेंगलोर में इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना बेंगलोर में है।
है ना। इसका मुख्यालय कहाँ पर, बेंगलोर में, और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1954 में। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इसका भी हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और इसकी स्थापना कब की थी, 1964 में। मझगांव डॉक यार्ड लिमिटेड, ये मुंबई में है, 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ये वास्को डिगामा यानी कि गोवा में इसका क्या है, मुख्यालय है। नेक्स्ट आपका भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ये हैदराबाद में है, 1970 में स्थापना की गई थी। मिस्र धातु निगम लिमिटेड, ये हैदराबाद में है, 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। और गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड, ये कलकत्ता में, और 1934 में इसकी स्थापना की गई थी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हमारे कुछ अन्य जो हमारी मिसाइल हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे धनुष के बारे में अगर हम जानें तो ये ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला हमारा एक मिसाइल है। यह पृथ्वी जो हमारी मिसाइल है नौसैनिक, इसका रूपांतरण है। क्या है, जो हमारी पृथ्वी मिसाइल है उसका क्या है, एक नौसैनिक रूपांतरण है, यानी नेवी वर्जन है। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर तथा इस पर लगभग 500 किलोग्राम आयुध, जो हमारा आयुध मतलब जो हमारा बारूद होता है, उसको लेकर जाया जा सकता है। ऐसी बात करें किसकी, सागरिका की। सागरिका क्या है, यह सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। समुद्र के भीतर इसका पहला परीक्षण सन 2008 में किया गया था। ठीक है, और ये भी क्या हमारी सागरिका, तो ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो समुद्र के अंदर चलती है। ठीक है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, टॉर्पीडो कह सकते हैं एक प्रकार से। नेक्स्ट देखिए, अस्त्र क्या है, यह मध्यम दूरी का हवा से हवा में मार करने वाला स्वदेशी तकनीक से विकसित एक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 10 से 25 किलोमीटर है। भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला पीछा पात्र है कौन, तो वह है अस्त्र। और नेक्स्ट है हमारा द लीजेंड ब्रह्मोस। ब्रह्मोस के बारे में जान लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। यह भारत एवं रूस की संयुक्त परियोजना से तहत इसको विकसित किया गया था। ठीक है, और किया जाने वाला ये हमारा क्या एक मिसाइल है। इसका जो नाम है वो ब्रह्मोस भारत की नदी ब्रह्मपुत्र के ब्रह्म से तथा रूस की मास्कोवा नदी की मोस से मिलाकर बना है। ठीक है, ये आपका रखना है। यह सतह से सतह पर मार करने वाला मध्यम दूरी का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका प्रथम सफल परीक्षण सन 2001 में किया गया था। इसका तीसरा सफल परीक्षण सन 2009 में किया गया था। यह भारत की दागो और भूल जाओ यानी फायर एंड फॉरगेट की पद्धति पर विकसित किया गया है। इस क्रूज मिसाइल को जून 2007 में भारतीय थल सेना में इसको क्या कर लिया गया था, शामिल कर लिया गया था। ये भी आपको रखना है कि जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है ये कब भारतीय सेना में शामिल हुई थी, तो सन 2000 में। और लगभग 290 किलोमीटर तक 200 किलोग्राम वजनी बारूद यानी परमाणु बमों को ले जाने में सक्षम है। और ये ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक चलता है। ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक, यानी इसकी जो स्पीड है वो 3 मैक है। कितनी है, 3 मैक, ये आपका रखना है। और ये कैसी हमारी, तो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। कैसी है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। और आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। बहुत कामयाब जो आपकी वीडियो है आज इसको मैं बनाने जा रहा हूँ आपके लिए। तो केवल पेशेंस के साथ और थोड़ा ध्यान रखते हुए इस क्लास को आप लोग पूरा करने की कोशिश करें। पूछा क्या है, एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर किसको नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में ASOIF है ना, एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं कौन, तो इंगमार डेमोस, ये बेल्जियम के हैं। इनको इसका क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए ASOIF की स्थापना कब हुई थी, 1983 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लॉजन में हुई है और 48 इसका सम्मेलन बर्मिंघम में हो रहा है। उसी पर इनको नियुक्त किया गया है, इंगमार डेमोस को। ठीक है, बेल्जियम के हैं। बेल्जियम की राजधानी आप सभी बताया क्या है, ब्रुसेल्स है। नाटो और EU का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ब्रुसेल्स में ही है। ठीक है, ये अभी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं ओलंपिक की। ठीक है, ओलंपिक IOC आपको पता है इसके बारे में। IOC है ना, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल से बोलते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 23 जून सन 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। और पहले जो हमारे आधुनिक ओलंपिक खोले गए थे वो कब गए थे, 1896 में। पियरे कुबर्टीन के नेतृत्व में इनको खेला गया था, पियरे कुबर्टीन, 1896 में। ठीक है, और ये पहली बार कहाँ हुए थे आपके, तो एथेंस में हुए थे। कहाँ पर हुए थे, एथेंस में। ये भी आपका रखना है। अब जैसे कि आपको पता है कि 2021 में हमारा जो ओलंपिक हुआ था कौन से नंबर का था, 32वें नंबर का था। ऐसे 2024 में जो होगा वो कौन से होगा, 33वें नंबर का होगा। 2028 में जो होगा वो कौन सा होगा, हमारा 34वें नंबर का होगा। इसके साथ साथ 2032 में जो होगा वो कौन सा होगा हमारा, वो होगा 35वें नंबर का। और 2036 में जो होगा वो हमारा होगा कौन सा, तो 2036 में जो होगा वो होगा हमारे 36वें नंबर का, जो कि अपने भारत में होने वाला है। ठीक है, ये आपको टोक्यो में हुआ था 32, ये 33 वाला आपका पेरिस में होगा, 34 वाला आपका ये लॉस एंजलिस में होगा, 35 वाला ये आपका होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, और 36 वाला अपने भारत में होने वाला है। ये आपको ओलंपिक के बारे में याद रखना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग कहाँ घूमेंगे, अमेरिका में घूमेंगे। अमेरिका से संबंधित बहुत अच्छी मैंने एक PDF आपके लिए बनाई है, उसको आप लोग जरूर देखना, पूरा देख के तो जरूर ही जाना। और उसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे कि हाँ वो अच्छा है आपके लिए, तो उसका स्क्रीनशॉट या उसको नोट डाउन जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। अंडर वाटर ड्रोन मंटा रे लॉन्च किया। तो अंडर वाटर ड्रोन है एक हमारा जिसका नाम है मंटा रे। ये लॉन्च किसने किया है, तो USA ने लॉन्च किया। किसने, USA ने लॉन्च किया है। मंटा रे का मतलब होता है विशाल पंख वाली मछली। क्या होता है, विशाल पंख वाली मछली। इसको हम UUV भी कह सकते हैं, यानी अनमेंड अंडर वाटर व्हीकल, है ना। UUV यानी अनमेंड
अंडर वाटर व्हीकल। जैसे हमारा होता है ड्रोन होता है, वो क्या होता है अनमेंड है ना। अनमेंड मतलब जिसको किसी व्यक्ति के द्वारा यानी अंदर बैठकर उसको ना चलाया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रोन बोलते हैं। अब ये हमारे पानी के अंदर चलेगा तो इसको क्या बोला गया, अंडर वाटर व्हीकल बोला गया, अनमेंड। अब देखिए साथियों, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट जो सर ने क्वेश्चन कराए थे उसको देख लीजिए, ये पेपर में मिले हुए हैं इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके लिए। जैसे नमो 108 क्या है, कमल की नई प्रजाति है। IS चंद्र क्या है, काली मिर्च की नई प्रजाति है। अटल सेतु ये महाराष्ट्र में आपका बनाया गया था, समुद्र के ऊपर सबसे लंबा हमारा जो पुल है, इसकी लंबाई है 21.09 किलोमीटर। मकर विलक्कू ये केरल में मनाया जाता है। विंग्स इंडिया प्रदर्शनी कहाँ हुई थी, हैदराबाद बेगमपेट। और नाम सम्मेलन कहाँ हुआ था आपका, यानी गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था आपका युगांडा में हुआ था। अब USA संबंधित हमारा एक क्वेश्चन और था, इसको और देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग USA के जो भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयंसेवक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। देखिए सबसे पहले समझते हैं स्वयंसेवक क्या होता है। स्वयंसेवक एक हिंदी का क्वेश्चन है, मैंने देखा था उस दिन, पूछा गया था कि स्वयंसेवक का अर्थ क्या होता है। जो स्वयं की इच्छा से सेवा करता है, जो स्वयं की इच्छा से क्या करता है, सेवा करता है, उसे हम स्वयंसेवक कहते हैं। ये भी आपका रखना, ठीक है। अब ये हिंदी का क्वेश्चन था, वैसे मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आप सभी को रखना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा हाल ही में एक स्वर्ण सेवक पुरस्कार 2024 दिया गया है, यानी किसको सम्मानित किया गया है, तो वो है हमारे भारत के जैन आचार्य लोकेश स्वामी। इनको क्या किया गया, इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और किसके द्वारा, जो बाइडेन जो कि यहाँ के राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा। जो हमारे लोकेश जी हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो पचपदरा, ये बाड़मेर राजस्थान में, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी एक संस्था है अहिंसा विश्व शांति केंद्र, जो कि गुरुग्राम हरियाणा में है। कहाँ पर है, गुरुग्राम हरियाणा में है। अब जो पुरस्कार है हमारा स्वर्ण सेवक पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। और जो भी सार्वजनिक भलाई के लिए कार्य करता है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपके लिए लिखे हैं। जैसे UN महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे, डेनिस फ्रांसिस, जो कि भारत की यात्रा पर आए थे। और 75वें गणतंत्र दिवस के अतिथि कौन थे, वो थे एमेनुएल मैक्रॉन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ये हमारे यहाँ आए थे अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस पर। अब हम बात कर लेते हैं अमेरिका के सभी इंपॉर्टेंट फैक्टों पर। तो देखिए पहले हम करंट अफेयर के क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमने कुछ समय पहले एक क्वेश्चन पढ़ा था, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ आयोजित सी ड्रैगन 2024 में भागीदारी की है, तो अमेरिका के साथ की थी, ठीक है। अब हम सभी को पता है अमेरिका ये किस में शामिल है, आपका क्वाड में शामिल है ना। क्वाड में शामिल है कौन, अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये आपका रखना है। और भारत की तरफ से इसमें किसने शामिल हुआ था, तो P81 शामिल हुआ था। मालाबार युद्धाभ्यास इनका होता है, ठीक है। और देख लीजिए, अब अमेरिका के बारे में बात कर लेते हैं। अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन DC। यहाँ के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो जॉर्ज वाशिंगटन ही थे, है ना, जो कि यहाँ की स्वतंत्रता के महान नेता थे आपके जॉर्ज वाशिंगटन। इनको यहाँ का अमेरिका का पहला क्या बनाया गया था, तो अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। वाशिंगटन DC किस नदी के किनारे है, तो पोटामेक नदी के किनारे है। राष्ट्रपति यहाँ के वर्तमान में कौन है, तो जो बाइडेन है। यहाँ पर राज्यों की संख्या और प्रांतों की संख्या कह सकते हैं तो कितनी है, 50। जैसे इसका जो अलास्का है और जो हवाई द्वीप है, ये इसकी पृष्ठभूमि से काफ़ी दूर है। हवाई द्वीप, इसकी राजधानी क्या है, होनोलुलु। और यहाँ के मूल निवासी को क्या बोला जाता है, अमेरिका के तो मूल निवासी को बोला जाता है रेड इंडियन। अब भारत और अमेरिका के साथ कुछ अन्य युद्धाभ्यास होते हैं, जैसे कोप इंडिया है, तर्कस है, युद्धाभ्यास है और वज्र प्रहार है। ये भारत और अमेरिका के साथ होते हैं। ऐसे आपसे पूछे कि वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में। UN और UNDP का मुख्यालय कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में है। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था, तो आप सभी का रखना है, अमेरिका 14 जुलाई 1776 को क्या हुआ था, 1776 में ये आज़ाद हो गया था आपका अमेरिका, ठीक है। और सन 1789 में यहाँ का क्या हो गया, आपका संविधान लागू हो गया फिलाडेल्फिया सम्मेलन के तहत, ठीक है। आप सभी को पता है कि कनाडा और अमेरिका के मध्य जो सीमा है वो 49 डिग्री जो अक्षांश रेखा है इसके द्वारा बनती है, जिसे मेडिसन रेखा कहते हैं। अमेरिका और मैक्सिको के मध्य रियो ग्रांडे नदी क्या बनाती है, आपका एक सीमा बनाती है। और इन तीनों ही देशों में हमारा क्या होने वाला है, तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 यही होने वाला है, ये भी आपका रखना है। अब इसके साथ साथ आपका रखना है 5 ग्रेट लेक्स, जो कि कनाडा और अमेरिका के मध्य पड़ती हैं आपकी। तो कौन कौन सी हैं, सुपीरियर झील है, मिशिगन झील है, ह्यूरॉन झील है, इरी झील है और ओंटारियो झील है। ये हमारे कहाँ पड़ती हैं, अमेरिका कॉन्टिनेंट यानी उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट पड़ती हैं। और अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा था, तो अमेरिको वेसुपुस्सी के नाम पर, जो कि इटली का एक यात्री था, इसके नाम पर क्या पड़ा था, अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा है। तो ये सारे फैक्ट जो थे हमारे किससे संबंधित थे, अमेरिका से संबंधित थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसमें हम अंतरिक्ष से संबंधित हमारा एक लूसेंट का टॉपिक है, उसको हम देखेंगे और काफ़ी डीप में अच्छे से उसको देखने और समझने की कोशिश करेंगे। पहले जो भी हमारे फैक्ट रहेंगे उनको देख लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस है ना, ये कब मनाते हैं, तो आप सभी को पता है 12 अप्रैल को इसको आयोजित किया जाता है। क्यों मनाते हैं आप सभी को पता है, क्योंकि अंतरिक्ष में पहला मानव गया था, इसीलिए इसको मनाया जाता है। अब
स्पेस से संबंधित कुछ पहले फैक्ट देख लीजिए जो फैक्चुअल आपसे पूछे जाते हैं। जैसे प्रथम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट 1957 में सोवियत संघ के द्वारा भेजा गया था। अंतरिक्ष में पहला मानव कौन? तो 12 अप्रैल सन 1961 में यूरी गागरिन को भेजा गया था। चांद पर पहला इंसान कौन गया था? तो चांद पर पहला इंसान 20 जुलाई 1969 को गया था आपका नील आर्मस्ट्रांग। इसलिए 20 जुलाई को क्या मनाते हैं? चंद्रमा दिवस मनाते हैं। ये यूएसए के थे। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को रूस, जिसे हम सोवियत संघ कहते थे उस समय, है ना, वहाँ से एक जो आपका देश अभी वर्तमान बना है कजाकिस्तान, वहीं पर एक स्थान था वैंकूवर, यहाँ से लॉन्च किया गया था आपका आर्यभट्ट। लेकिन आर्यभट्ट जो था हमारे द्वारा नहीं भेजा गया था, लेकिन रोहिणी बाद में जब आया इसको हमारे द्वारा भेजा गया था। ठीक है, 1967 जो एक आपका हस्ताक्षर किया गया था, इसे अंतरिक्ष का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो यहाँ से आपको केवल इतना सा याद रखना है कि मानव अंतरिक्ष जो दिवस है आपका कब मनाते हैं? 12 अप्रैल को मनाते हैं। अब हम लोग अपने इंपॉर्टेंट जो ROAR से संबंधित फैक्ट है उनको देख लें। देखिए आप लोग इस चीज़ को मिस ना करें, ठीक है, इस चीज़ को पूरा अवश्य देख कर जाएँ, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलने वाला है, आपको यहाँ से बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि इन चीज़ों को आप छोड़ देंगे, पढ़ेंगे नहीं और फिर परीक्षा में आप लोग इसको गलत कर देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन सन 1962 में किया गया था। प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो हमारे विक्रम साराभाई थे, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक इनको कहा जाता है, की अध्यक्षता में किया गया था, जिसने परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ किया था। लेकिन इसी का नाम बदलकर, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन किया गया और इसको 15 अगस्त 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के रूप में इसकी स्थापना कर दी गई। यानी आपसे अगर पूछे कि इसरो का पुराना नाम क्या था, तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जो कब गठित हुई थी? 1962 में। लेकिन इसका नाम चेंज करके इसरो कब कर दिया गया? तो 15 अगस्त 1969 में इसका पुनर्गठन कर दिया गया था। ये आपको पॉइंट याद रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया। किसका? अंतरिक्ष आयोग। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन कब किया गया था? तो 1972 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, इसरो को अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में रखा गया। ठीक है, किसके नियंत्रण में? तो अंतरिक्ष आयोग के नियंत्रण में किसको रखा गया? इसरो को रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? वस्तुतः भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1963 में तिरुवनंतपुरम स्थित सेंट मैरी मैगडेलन चर्च के एक कमरे से हुई थी और 21 नवंबर 1963 में देश का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक एपोस अमेरिका ने निर्मित किया था, को थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये आपका रखना है। अब जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था अभी, कौन सा, कि पहला जो आपका उपग्रह था वो कौन सा था? ये था आपका स्पुतनिक, है ना, और सोवियत संघ के द्वारा अंतरिक्ष प्रोमिशित इसको किया गया था। अब हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है? देखिए अगले हमारे स्लाइड, इसरो के अंतर्गत कुछ इकाइयाँ काम करती हैं, तो उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई, ये कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है। इसरो की इकाई का प्रमुख प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के लिए जड़त्व प्रणाली का विकास किया गया। नेक्स्ट हमारी एक संस्था है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, ये अहमदाबाद में है, जिसे हम PRL कहते हैं। काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि PRL यानी कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है? आपकी अहमदाबाद में है। अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत यह संस्थान अंतरिक्ष और समृद्ध विज्ञान अनुसंधान विकास करने का प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र है। नेक्स्ट आपसे पूछे राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी, ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत यह एजेंसी उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके पृथ्वी के संसाधनों की पहचान, वर्गीकरण और निगरानी करने की जिम्मेदारी निभाती है। इसका प्रमुख केंद्र जो है बालानगर में है। इसके अतिरिक्त देहरादून स्थित भारतीय दूर संवेदी संस्थान भी राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी का ही एक अंग है। ठीक है, अब देखिए हमारे प्रमुख भारतीय उपग्रह कौन से हैं? तो मैंने आपको आर्यभट्ट के बारे में बताया था, आर्यभट्ट के बारे में जान लीजिए। और अच्छी सी बात है जो आपसे पूछिए अगर फैक्चुअल तरीके से, तो आप उसको कंप्लीट कर सकें। जैसे स्वदेशी तकनीक से निर्मित यह है प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था, जो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के वैंकूवर अंतरिक्ष केंद्र से इंटरकॉस्मोस प्रक्षेपण यान से पृथ्वी के निकट वृत्तीय कक्षा में 594 किलोमीटर की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। यानी जो आर्यभट्ट था इसको 594 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। और किसके द्वारा? तो इंटरकॉस्मेक्स जो आपका रॉकेट था उसके द्वारा इससे लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसका वजन कितना था? 360 किलोग्राम इसका वजन था। ठीक है, और इस अभियान के 3 प्रमुख लक्ष्य थे। क्या लक्ष्य थे? तो वायु विज्ञान प्रयोग, सौर भौतिकी प्रयोग और एक्स किरण खगोलिक, ये क्या थे? इसके 3 क्या थे? लक्ष्य थे। किसके? आर्यभट्ट के। हालांकि आर्यभट्ट जो था हमारा, ये 1 साल के लिए इसको रखा गया था कि 1 साल काम करेगा, लेकिन इसने लगातार 1980 तक आंकड़े भेजे। कितने? 1980 तक इसने अपने आंकड़े भेजे थे। नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं भास्कर प्रथम की। प्रायोगिक पृथ्वी पर्यावरण उपग्रह भास्कर फर्स्ट को 7 जून 1979 में सोवियत संघ के प्रक्षेपण केंद्र वैंकूवर इंटरकॉस्मोस प्रक्षेपण यान से, और इसकी ऊंचाई रखी गई थी 525 किलोमीटर। ठीक है,
और इसको कब बंद कर दिया गया? तो 1 अगस्त 1981 में इसको बंद कर दिया गया था। ऐसे फिर आपका भास्कर द्वितीय आया। क्या आया? भास्कर द्वितीय। इसके बाद आती है हमारी रोहिणी श्रृंखला। रोहिणी श्रृंखला के बारे में जान लीजिए। रोहिणी श्रृंखला क्या है? तो रोहिणी उपग्रह श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा से भारतीय प्रक्षेपण यान SLV-3 द्वारा 4 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए थे। इस श्रृंखला के उपग्रहों के प्रक्षेपण का मुख्य उद्देश्य भारत में प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 का परीक्षण करना था। और ये कैसा था? एक सफल परीक्षण था जो रोहिणी श्रृंखला के तहत, जो कि हमारा प्रथम भारतीय क्या था? सफल परीक्षण था। ठीक है। इस अभियान का प्रथम एवं तृतीय प्रायोगिक सफल परीक्षण, प्रथम एवं तृतीय प्रायोगिक असफल रहा था, यानी असफल रहा था, माफ करना, ये असफल रहा था। इस अभियान के द्वितीय प्रायोगिक परीक्षण रोहिणी SS-2 को जुलाई 18 1980 में श्रीहरिकोटा SLV-3 प्रक्षेपण यान सफलता प्राप्त हुई थी। ठीक है, सेकंड वाले की हमारी सफलता प्राप्त हुई थी, ये आपको याद रखना है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? तो वो है हमारा HDFC। ठीक है, कवरत्ती में ये अपना क्या खोलेगा? पहला निजी बैंक है जो अपने लक्षद्वीप में शाखा खोलेगा। HDFC की स्थापना हुई थी 1994 में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसने ही पहली बार इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की थी और ये सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है आपका। इसकी फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन HDFC की फुल फॉर्म है। ठीक है, ये फैक्ट याद रखना, आप लोग पूछ लिया जाता है। बात करें लक्षद्वीप की, तो प्रवाल वित्तीय निर्मित आपका क्या है? एक द्वीप है जिसको हम लक्षद्वीप कहते हैं। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और कवरत्ती के मध्य है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य है। INS जटायु को हाल ही में कहाँ पर? तो मिनिकॉय में ही स्थापित किया गया था। मलेरिया मुक्त पहला हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? लक्षद्वीप है। कुल द्वीप यहाँ पर कितने हैं? 36 हैं। यहाँ के प्रशासक कौन है? तो वो है प्रफुल्ल पटेल। और यहाँ का जो हाईकोर्ट है वो कहाँ पर है? एर्नाकुलम केरल में है। तो हमें लक्षद्वीप से ये सारी बातें याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है, भारत में पहली बार किस देश की लिंडी कैमरून, तो लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त राजदूत नियुक्त किया गया? तो ब्रिटेन की है ये। लिंडी कैमरून साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं आपकी और भारत में क्या बन के आई हैं? राजदूत। अच्छा, जो ब्रिटेन के जो भी राजदूत भारत में आएंगे पहली बार आए हैं, उसको क्या बोला जाएगा? उच्चायुक्त बोला जाएगा। ठीक है, तो जो पहली जो आई हैं इनका नाम है लिंडी कैमरून। ठीक है, इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड किसे बोलते हैं? तो लंदन और वेल्स मिलकर क्या बनाता है? इंग्लैंड बनता है आपका। ग्रेट ब्रिटेन, ये लंदन, वेल्स और स्कॉटलैंड मिलकर बनता है। UK, लंदन होता है, इसमें वेल्स होता है, स्कॉटलैंड होता है और आयरलैंड बनता है, तो उसे हम UK बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? तो डॉक्टर अग्रवाल आई अस्पताल है, डॉक्टर अग्रवाल आई अस्पताल, इसको दिया गया है। ठीक है, और कैरोटोकोनस बीमारी की जांच करने के लिए इसको ये दिया गया है। कैरोनोटस जो आपकी बीमारी होती है, ये कॉर्निया जब पतली हो जाती है उस बीमारी की जांच को बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए आँख के कुछ रोग होते हैं, जैसे हमारा निकट दृष्टि दोष, इसको दूर करने के लिए अफ्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष, इसको दूर करने के लिए अफ्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। रतौंधी विटामिन A की कमी से होता है। वारदंता, ये भी आँख से संबंधित रोग है। ट्रोकोमा, ये भी आँख से संबंधित है। मोतियाबिंद, ये भी आँख से संबंधित है। ग्लूकोमा, ये भी इसे काला मोतियाबिंद कहते हैं, ये भी आँख से संबंधित है। ठीक है, अब जो ललन टॉप क्वेश्चन थे वो देख लीजिए एक बार। जैसे सिक्किम में पहला रेलवे स्टेशन मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। लोकपाल हमारे कौन बने? तो अजय मणिकराम बने हैं। AICT कौन सी है पहली? तो लखनऊ है। क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो एंजेलो मैथ्यूज़ हैं। और मुख्य सूचना आयुक्त कौन है हमारे? तो हीरालाल सामरिया हैं। ठीक है, ये हमारे 2-4 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, वो भी मैंने यहाँ पर आपके लिए इंक्लूड कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि RO में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, वो है बैंकों की स्थापना वर्ष को मिलान करने वाला। तो यहाँ पर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बैंकों की स्थापना वर्ष को देखेंगे। ऑनलाइन आधार ATM सेवा, ऑनलाइन आधार ATM सेवा जैसे AEPS, इसको लॉन्च किया किसने? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 2018 में हुई थी, इसके द्वारा ऑनलाइन आधार ATM सेवा लॉन्च की गई है। ठीक है, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, इसको लॉन्च किया गया है। छोटे छोटे पेमेंट के लिए आपको बार बार कहाँ जाना पड़ेगा? बैंक नहीं जाना पड़ेगा, आप घर पर बैठकर ही क्या कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं, उसको कैश घर पर मंगा सकते हैं। इसकी लिमिट कितनी है? 10,000 रुपये है। ठीक है, इसमें आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक करना होना जरूरी है। अब बैंकों से संबंधित हमारे फैक्ट देख लेते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे सिडबी बैंक की स्थापना हुई थी 1990 में हुई थी, ये तो आप लोग याद रख लेना। देखिए नेक्स्ट, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये भारत का पहला बैंक था। भारत का पहला बैंक कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इसकी स्थापना 1870 में हुई थी। बैंक ऑफ इलाहाबाद, इसकी स्थापना 1865 में हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक, जो कि इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1911 में। कैनरा बैंक की स्थापना हुई थी 1906 में। ICICI बैंक की स्थापना हुई 1994 में। HDFC बैंक की स्थापना हुई 1994 में। और एक्सिस बैंक जो है, यहाँ एक्सिस कर लेना, एक्सिस बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। ऐसे आपसे पूछे, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में हुई थी। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1906, माफ करना 1806। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई थी 1843। इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक बनाया गया 1921 में, और SBI बैंक बनाया गया था आपका 1955 में। यानी इंपीरियल बैंक का ही नाम चेंज करके
SBI कर दिया गया और RBI की स्थापना हुई थी 1935 में। तो इन कुछ बैंकों को आप लोग याद रख लें, जैसे बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, बैंक ऑफ इलाहाबाद है, बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बंगाल है, बैंक ऑफ बॉम्बे है, बैंक ऑफ मद्रास है। ये आपसे पूछ ले जाते हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यूपी का पहला ग्लास स्काई वॉक इसको कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो यूपी का पहला स्काई वॉक आपका ग्लास होगा और ये मतलब ऐसा मान लीजिए इस प्रकार से आपका बनाया गया है पहाड़ी के ऊपर, जहाँ से आप लोग ग्लास के ऊपर चल सकते हैं। इसको बोला गया है क्या आपका स्काई वॉक, ग्लास स्काई वॉक। ये कहाँ पर? चित्रकूट में, सावली झरना के ऊपर इसको बनाया गया है। यूपी की बात करें थोड़ी सी, तो स्थापना इसकी हुई थी 24 जनवरी 1950 को। इससे अलग कौन हुआ था? उत्तराखंड, 9 नवंबर सन 2000 को। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है यहाँ की? आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31, विधानसभा सीटें 403 और विधान परिषद सीटें यहाँ की 100। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, वरना यूपी से संबंधित हमारे बहुत सारे फैक्ट हैं। किसी दिन जब हमें टाइम मिलेगा तो यूपी के बारे में बहुत सारे फैक्ट देखेंगे, क्योंकि यूपी RO के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है यूपी हमारा, तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इसीलिए मैंने छोटे छोटे क्वेश्चनों में यहाँ पर इसको कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना एक बार कमेंट करके कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।